नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ आपके बीच खबर विथ न्यूज हाट लेकर। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद। खबर विथ न्यूज हाट में आज बात होगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कुल 11 प्रवक्ता घोषित किए हैं। आज 11 लोगों को प्रवक्ता बनाया है। कौन कौन है उसमें और क्या है उसके पीछे की वजह, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कांग्रेस के टैलेंट हंट की। बिहार कांग्रेस पे राजेश राम फुल एक्शन मोड में है। क्या है उनका वो प्लान, उस पर भी बात होगी। और बात होगी महाराष्ट्र के राजनीति की। देखिए 2 दिन पहले एक खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में फिर से जो है सो सियासी खलबली कह लीजिए कि सियासी सवाल उठने लगे हैं कि जो अजीत पवार, जो दिवंगत अजीत पवार, उनकी जगह कौन लेगा और साथ में पार्टी का क्या होगा। क्योंकि खबर ये भी चल रही है कि पार्टी का विलय हो सकता है। तो क्या कुछ है इस पर अपडेट, ये सब जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, बिहार से आते हैं, चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। सागर जी, चिराग पासवान ने कई सारे प्रवक्ताओं की आज सूची जारी की है। उसमें एक प्रमुख नाम जो सबसे हाईलाइटेड है वो है राजू तिवारी। राजू तिवारी हाईलाइटेड तो और भी है, लेकिन राजू तिवारी इसलिए हाईलाइटेड है अश्विनी जी, ये राजू तिवारी है उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको बना दिया गया राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो मतलब जो अटकलें जो लग रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों एक साथ, क्या ये संभव है। हालांकि इनके पार्टी में ऐसा चलता है कि एक आदमी 2-2, 3-3 पद लेकर रखा है, तो बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों एक साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लग रहा है। और इसी वजह से चर्चाएं अब चल रही हैं कि कहीं राजू तिवारी की प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी तो नहीं होगी। कि राजू तिवारी की बात आई तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक प्रवक्ता हुआ करते थे लोजपा में, काफी पॉपुलर थे, चैनल पे दिखते थे और बहुत प्रबुद्धता, मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति थे, अपनी बात बहुत प्रकटता, बहुत शालीनता से रखते थे और ऑथेंटिक बात रखते थे। लेकिन एक समय आया कि वो वहां से कट गए। हम बात कर रहे हैं एक ही वाजपेयी, उपेंद्र कुशवाहा ने उनको तोड़ लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने उनको ऐसा कह सकते हैं कि तोड़ लिया। वो कुशवाहा की तरफ गए। तो क्या उनकी कमी पूरा करने के लिए राजू तिवारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बनाया गया? उनकी कमी पूरा करने के लिए राजू तिवारी नहीं, इस लिस्ट में अगर और नाम देखें हम तो ए.के. वाजपेयी जिस तरीके से अपनी बात को रखते थे, राष्ट्रीय राजनीति की पकड़ थी, तो आप इसमें सारे नामों को देखें, 12 लोगों को बनाया गया है। तो घूम फिर के मेरा जो नजर है वो राजेश भट्ट की तरफ जाता है। राजेश भट्ट एक ऐसे प्रवक्ता है जो बड़ी शालीनता से, गंभीरता पूर्वक अपनी बातों को रखते हैं। प्रवक्ताओं का भी स्तर होता है ना, बहुत सारे लोग निम्न स्तर पर भी गिरकर जो है वो बयान दे लेते हैं। लेकिन आप अगर राजेश भट्ट को देखिएगा तो बड़ा संयमित तरीके से, चूंकि मीडिया के फील्ड से भी ये रहे हैं और पॉलिटिकल पकड़ समझ की बात करें तो राजेश भट्ट की काफी मजबूत है। तो ए.के. वाजपेयी को साधने के लिए तो आप मानिए कि राजेश भट्ट को ही लाया गया। ए.के. वाजपेयी को साधने के लिए राजेश भट्ट को लाया। हाँ, राजेश भट्ट को। हालांकि इसमें बहुत सारे नाम है, हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अरुण भारती खुद, राजेश वर्मा, सांभवी चौधरी, राजू तिवारी, अजय पांडे, मुरारी गौतम, राजेश भट्ट, विनीत सिंह भी अच्छे प्रवक्ता माना जाता है, रितेश कुमार शर्मा। हालांकि सभी लोग अच्छे हैं, आलोक रंजन, श्री प्रणव कुमार, तो सभी लोग अच्छे हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम, एक तो राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरे इसमें मुझे राजेश भट्ट लग रहे हैं कि ए.के. वाजपेयी की कमी को पूरा करने के लिए राजेश भट्ट को ये जवाबदेही दी गई। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा और राजेश भट्ट जिस मतलब कद के नेता हैं और जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, तो ए.के. वाजपेयी की जगह पे राजेश भट्ट कह सकते कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है लोजपा में। लेकिन राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद जब उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है तो खबरें चलने लगी है अचानक से कि जो उनकी छुट्टी हो सकती है। ये चल रहा है, बिल्कुल चर्चा तो है। अब तो 1-2 दिन बाद इस पे अपडेट आएगा। अभी मैंने भी बहुत लोगों को खंगाला तो बहुत जानकारी तो नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ ये चर्चा जरूर चल रहा है कि राजू तिवारी की छुट्टी प्रदेश
अध्यक्ष से हो सकती है, क्योंकि वो विधायक बन गए हैं, तो उनकी छुट्टी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि आने वाला जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा है सुनिए। मतलब उनको मंत्री बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष के जगह पर। प्रदेश अध्यक्ष, आपको कोई खबर हाथ लगी है क्या? क्योंकि आपके पास तो आते रहता है। आते रहता है, देखिए जानकारी, देखिए न्यूज हाट पे तो खबर तो बहुत सारा मेरे पास रहता है, लेकिन न्यूज हाट का भाई नियम और एथिक्स हम लोग का क्या है, जब तक एकदम मोहर नहीं लग जाए, पुष्टि नहीं हो जाए, उस चीज को हम लोग दर्शकों तक नहीं बताते हैं। तो अभी तक ये एकदम खबर नहीं है कि राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे ही हटेंगे। जैसे अपडेट आएगा सबसे पहले तो हमारे अधिकार दर्शकों का ही है। तो जैसे ही अपडेट खबरें आएंगी उस पे जो है सो विस्तार से सबसे पहले न्यूज हाट आपको बताएगा। फिलहाल जो खबरें चल रही थी और जो अपडेट था लोजपा को लेके वो हमने बताया। अब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस एकदम युद्ध स्तर पे, कहते हैं ना 2029 की तैयारी यहाँ पे कर रही है। और हमने अपने कार्यक्रम में पहले भी जिक्र किया है कि कांग्रेस का जो टैलेंट हंट कार्यक्रम है उनका, उस कार्यक्रम के बारे में कुछ विशेष इनपुट आया है आपके पास। थोड़ा जो इनपुट जो आया है उसको विस्तार से खबर है। लगातार 2 से 3 दिन से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और कल भी हमने खबर बताई है कि टैलेंट हंट नाम का एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस शुरू करने वाली है। और आज सुबह इस वजह से इस खबर को फिर से बता रहे हैं क्योंकि कुछ अपडेट आया है। कल बैठकें हुई है सोनी जी, जूम मीटिंग हुई है। बैठकें माफ कीजिएगा, ये गलत वर्ड है, लेकिन जूम मीटिंग हुआ है और उस जूम मीटिंग में कुछ अपडेट आया है। मैंने आपको नोट भी कराया था कि क्या क्या अपडेट था। तो देखिए इसका आवाज जो इसका नाम जो है, इस टैलेंट हंट का नाम टैलेंट विथ बिहार की आवाज जो है वो रखा जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हुई है। टैलेंट विथ बिहार की आवाज, तो ये नाम इस टैलेंट हंट का हो सकता है। और ऐसी कह लीजिए कि एक आम सहमति सी बन गई है कि 2 तारीख यानी 2 फरवरी जिस दिन सत्र की शुरुआत है उसी दिन इसकी लॉन्चिंग भी की जाए। बड़े जो नेता है उनको बुलाने का प्लानिंग है। चर्चा तो राजेश पायलट के नाम की भी हो रही है। अब देखिए कौन कौन से नेता आते हैं, लेकिन युवा जो भी आएंगे वो यूथ रहेंगे, यूथ आइकन माने जाते हैं। सचिन पायलट को बुलाया जा सकता है लॉन्चिंग में। और मैंने कल ही डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे इसमें पूरा कार्यक्रम बना है। आवेदन भरना होगा गूगल फॉर्म के माध्यम से, और फिर कांग्रेस पार्टी आपसे संपर्क करेगी, आपको बुलाएगी। और 2-3-4 पद हैं, एक प्रवक्ता है, स्कॉलर, रिसर्चर है, मीडिया पैनलिस्ट है, तो इस तरह के 3-4 पद हैं। जो खबरें कल आई थी उसमें 3 जो मीटिंग की गई थी। तो एक जो मीटिंग जो था वो टैलेंट हंट के लिए मैंने बताया आपको कि जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम है जिसके तहत संगठन को मजबूत करने की जो योजना है कांग्रेस की, जो इस तरफ वो प्रक्रियाधीन भी है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब गांव से, प्रखंडों से अब कांग्रेस युवा चेहरा जो टैलेंटेड युवा है उसको खुद से जोड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा आया, बीच में एक ऐसा दौर आया जब कांग्रेस से कहीं ना कहीं युवा क्या कहें कि जो और भी वर्ग के लोग दूर होते गए, खास करके युवा दूर होते गए। युवाओं को उसमें भरोसा नहीं दिख रहा था। तो अब उसी भरोसा को दोबारा पाने के लिए कांग्रेस टैलेंट विथ बिहार की आवाज कार्यक्रम लेकर गांव गांव घर घर तक जाएगी और उसमें से जो टैलेंटेड युवा होंगे उसको संगठन से जोड़कर संगठन को मजबूत करेगी। दूसरी तरफ एक और मीटिंग हुई थी, एक और मीटिंग हुई, उसमें सदस्यता को लेकर चर्चा चली। सदस्यता करना है, बेहतर करना है, पूरे बिहार स्तर पर करना है, लेकिन इस बार उसमें कुछ नया करने का प्लान है, डिजिटल सदस्यता। हालांकि पिछले बार भी कांग्रेस में हुआ था लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था, खामियां रह गई थी। तो इस बार जो है ना डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस, और जो भी कमी इसमें पिछले बार रह गई थी तो वो कमी नहीं रहेगा इस बार। तो इस पर चर्चा हुई है। तो बिल्कुल, तो जो कांग्रेस की जो खबर थी, जो फॉलो अप खबर कह लीजिए, अंदर की जो खबरें हमारे पास आती है वो हमने आपको बताया। अब सीधे आपको यहाँ से लेके चलेंगे। तीसरी बैठक भी हुई, तीसरी जूम मीटिंग भी हुई है, लेकिन उसका डिटेल सार्वजनिक करना एथिक्स उचित बताया ना, इसीलिए तीसरे बैठक की हमने जिक्र नहीं की। आगे तो यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। एक ऐसा नाम अजीत पवार, सब अवगत हैं उससे, और महाराष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लेकिन विधि का विधान है ना,
कि जो समय जो है सो वो निरंतर आगे बढ़ता है और कोई भी काम जो है सो वो रुकता नहीं है किसी के बिना, वो आगे बढ़ते रहता है। तो महाराष्ट्र के लिए तो अपूरणीय क्षति तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब चर्चा उठने लगी है कि जो अजित पवार की जगह कौन, अजित पवार की जगह कौन, इसकी चर्चा तो उसी समय से उठने लगी थी। काफी दुखद और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति, महाराष्ट्र के पूरे देश के लिए क्षति है। और देखिए अब जो चर्चाएं निकल कर सामने आई हैं और वहां भी हमारे कुछ सूत्र हैं, तो उनके माध्यम से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, सोनी जी की जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार जी जो है वो मान गई है डिप्टी सीएम बनने के लिए। डिप्टी सीएम की कुर्सी जो है अब वो ले सकती हैं, ऐसी चर्चाएं अब महाराष्ट्र में तेज हो गई हैं। दोनों लोग गए थे, शिंदे भी गए थे और मुख्यमंत्री भी गए थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और दोनों ने भी मनाया है और भी कई सोर्सेस से उनको मनाया गया है। तब फाइनली वो तैयार हुई है कि डिप्टी सीएम का पद वो ले सकती हैं। और देखिए बड़ी अपडेट आ रही है अंदर खाने से कि 11 बजे, जी हाँ, अभी 11 बजे के आसपास जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है, एनसीपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, और उसी विधायक दल की बैठक में इनको नेता चुन लिया जाएगा। इनको सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया जाएगा। जी, तो बिल्कुल हमने आपको बताया। इसमें एक अपडेट और भी है कि खबरें तो यह भी आ रही हैं अंदर खाने से, पुष्टि नहीं है लेकिन चर्चाएं यह भी चल रही हैं कि आज ही शाम तक जो है सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ भी ले सकती हैं। तो इससे यह कहा जा सकता है सागर जी कि यह स्पष्ट हो गया कि एनसीपी का विलय किसी दल में नहीं हुआ, क्योंकि खबरें ये भी चल रही थी कि अजित पवार के नहीं रहने के बाद एनसीपी का जो है सो ये विलय किया जा सकता है। ये भी खबरें काफी जोर पे थी महाराष्ट्र में। नहीं, बिल्कुल अब विलय वाली बात जो है वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। सूत्रों के मुताबिक यही एक अपडेट आया है कि वित्त मंत्रालय जो है वो सीएम फडणवीस के पास रह सकता है। हाँ, हालांकि देखिए महाराष्ट्र में एक और रोचक जानकारी मैं आपको बता दूं कि अजित पवार बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे और बहुत बार उन्होंने बजट पेश किया था वहां पे महाराष्ट्र में। हाँ, वित्त, आबकारी और खेल विभाग जो है उनके पास था, डिप्टी सीएम था, लेकिन वित्त जो है इनके पास रह सकता है। इसके बाकी जो मंत्रालय है वो उनकी पत्नी के पास जा सकता है, ऐसी खबरें चल रही है। और आज देखिए 11 बजे बैठक होगी और शाम में जैसे कि उम्मीद जताया जा रहा है कि वो शपथ ले सकती हैं। तो उसके बाद जो भी अपडेट रहेगा वो कल के कार्यक्रम में हम आपको बताते रहेंगे। अब महाराष्ट्र से थोड़ा वापस आ जाते हैं बिहार। एक थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा हॉट टॉपिक है कि जो अमौर के विधायक, AIMIM के अमौर के विधायक अख्तर उल इमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने दिखाया। उस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो अजान के लिए जो लाउड स्पीकर है, मोटा-मोटी उनके बयान का जो ये निचोड़ निकल के आ रहा है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मस्जिद के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो वीडियो में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे मस्जिद जो होता है वो मोहल्लों में होता है। मोहल्लों में आबादी कितनी 500,000 लोगों की होती है, लेकिन जब मस्जिद के ऊपर बॉक्स लगा दिया जाता है तो वो चोंगा लगा दिया जाता है, चोंगा के माध्यम से दूर दूर तक वो आवाज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक वो आवाज, जबकि मस्जिद में जो लोग आते हैं वो 500 मीटर के आसपास के लोग आते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इसको उन्होंने गलत बताया है। जो दूर तक आवाज अजान की जा रही है, अजान जब पढ़ा जाता है तो उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है, तो उसको उन्होंने दूसरे तरह से लिया है। लेकिन अब सवाल यही है ना कि इस पर तो बहुत पहले भी सवाल उठ चुका है और विवाद भी हो चुका है। एक घटना याद दिला दो कि पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको लेकर एक आदेश जारी किया था। बाद में वो आदेश वापस लिया गया और न्यायाधीश का जो है यहाँ से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया गया था। उस समय में अख्तर उल इमान या उनकी पार्टी का कोई इस तरह का स्पष्ट मैसेज इस पर नहीं आया था। वही एक और बवाल मचा था जब सोनू निगम ने कुछ इसी तरह का बयान दे दिया था, तो उस समय भी इन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया था। हाँ, तो अब देखिए इनके ताजा बयान के बाद क्या राजद की तरफ से भयंकर प्रतिक्रिया आई है। राजद के प्रवक्ता है आरजू खान, उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अख्तर उल इमान
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में उनको जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो उसी के लिए वो बोल रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं। जो वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है तो उसका कर्जा वो उतार रहे हैं, ये सब बोल के। एक स्पष्ट इससे तो एक संकेत यही मिल सकता है ना, अगर ये वीडियो मान लीजिए हल्का रहा तो न्यूज वाले इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं AIMIM अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने से परहेज नहीं करेगी, एनडीए के साथ गठबंधन करने से परहेज नहीं करेगी। जैसा उन्होंने कहा था कि इंडिया में शामिल हो सकते हैं अगर सीमांचल का विकास हो, लेकिन एक खबरें चल रही थी कि जो AIMIM की जो विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा दोनों, बीजेपी से तो दिक्कत है ही, उनको भी है, उनकी पार्टी को भी है। नीतीश कुमार से परहेज नहीं है हम लोगों को, नीतीश कुमार की तारीफ भी वो लोग। लेकिन एक चीज है ना कि नीतीश कुमार सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं, इस तरह के बयान से वो बचते हैं, कभी इस तरह का बयान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी फजीलत तो अब ओवैसी साहब के लिए पूरे देश के मुस्लिमों के हक और हुकूक की बात करते हैं। अब ऐसे में ये पक्ष वायरल होना और इस पर राजद का सवाल उठा देना, ये मैटर अगर बढ़ेगा तो मुश्किल हो सकती है ओवैसी साहब को। हालांकि एक चीज हम बता दें आपको कि हमने अख्तर इमाम को फोन किया, 2-3 बार फोन किया, तो उन्होंने एक बार फोन उठाया और कहा कि अभी मैं एक बैठक ले रहा हूं और बिजी हूं, बाद में बात कीजिएगा। तो उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई उनसे, तो इस पे और अधिक जानकारी जो है समझ उपलब्ध नहीं करा सकते हैं आपको। हालांकि उन्होंने जो ये बयान दिया है, इसके बाद उनके पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया होती है और उनके समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी इस तरह की बातें होती है तो आस्था को पहले ले आया जाता है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि उनके इस बयान के बाद क्या राजनीति रंग लेती है। और राजद के जैसे कि प्रवक्ता ने ये आरोप लगाया उनपे कि वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसके बाद AIMIM के तरफ से क्या पलटवार आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।